नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की। ये बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। जी हां, राजधानी रायपुर में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में पानी भर गया। इस दौरान गुडियारी इलाके के कई घरों में भी पानी भर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं रायपुर से, तस्वीरें जहां थोड़ी देर की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। राजधानी रायपुर में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीजेपी, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वहीं बीजेपी कार्यालय का ये हाल है कि वहां सड़कों पर, कार्यालय के बाहर पानी भरा हुआ है। पानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, एक तरफ जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि मॉनसून हालांकि जा चुका है, कि मॉनसून के लिए पूरी तरह से तैयारियां थी, हालांकि अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, थोड़ी देर की बारिश में भारी जल भराव। जी मुझे आपको बता दूंगा कि ये राजधानी रायपुर की दावे की जाते हैं कि इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और इसके लिए जो है तमाम योजनाएं भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बराबर आ रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, लगातार जो है छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए उनका प्रयास भी लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में ये शासन प्रशासन के दावों की पोल खोलता, ये 1 घंटे की बारिश से जो है पूरा राजधानी जलमग्न हो जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं शासन प्रशासन की पूरी पोल खोल जाती है और बात के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि रायपुर राजधानी स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसित हो रहा है। तो ये तमाम दावे जो है सरकारों के जो है और नगर निगम बार बार मनोज सवाल उठेंगे, और वजह ये भी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ऐसे में रायपुर से अगर ऐसी तस्वीरें आ रही है, वो भी तब जब मॉनसून खत्म हो चुका है, मॉनसून जा चुका है, थोड़ी देर की बारिश ने नगर निगम के जो तमाम दावे हैं, जो तमाम दावे किए जाते हैं, उसकी पोल खोल कर रख दी। और ये कहीं और की तस्वीर नहीं, बल्कि राजधानी रायपुर से तस्वीर है। जी जी बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि लगातार हर बारिश के समय में ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिससे आए दिन राजधानी वासी परेशान हो गए हैं। और एक बरसात की बात नहीं, ये तमाम जब भी बरसात का मौसम आता है, उसके पहले महापौर, जो निगम के महापौर है, वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम नालों की सफाई करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं। वो दुनिया भर के जो है अपने अपने वादे जो है वो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, जिससे सिर्फ बात राजधानी की एक तरफ की बात नहीं होती, बात पूरे छत्तीसगढ़ के जो ये जिला है रायपुर, पूरे रायपुर में पानी भर जाता है, जिससे आए दिन बच्चों को स्कूल जाने में भी यही वजह है कि जो जनता है, जो लोग हैं, उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लोगों को आने जाने में या रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत हो रही है, और यही वजह कि जो नगर निगम है वो सवालों के घेरे पर है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सुल्तानपुर में आज सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक पूर्व में प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी और जमीनी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। सवाल यह है कि 12 घंटे के भीतर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे सुल्तानपुर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान उठने लगे हैं। तो सुल्तानपुर से यह मामला, जहां सुल्तानपुर में 12 घंटे के अंदर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बदमाश मौके से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मृतक इससे पहले प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है और आशंका जताई जा रही है कि चुनावी रंजिश या जमीनी विवाद के चक्कर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो सुल्तानपुर से पूरा मामला, जहां आज सुबह एक युवक की गोली मारकर
सरेआम हत्या कर दी गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक इससे पहले प्रधान का चुनाव लड़ चुका है। यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि चुनावी रंजिश या जमीनी विवाद के चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। सवाल यह है कि 12 घंटे के अंदर सुल्तानपुर में यह डबल मर्डर की वारदात को आखिर किस तरह से बदमाशों ने अंजाम दिया, और ऐसे डबल मर्डर की वजह से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवालिया निशान उठने लगे हैं। तो सुल्तानपुर से पूरा मामला, जहां एक युवक की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक इससे पहले प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है। इस दौरान आशंका जताई जा रही है कि चुनाव की वजह से या जमीनी विवाद को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा। बहरहाल पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है, हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन बीते 12 घंटे में सुल्तानपुर क्षेत्र में यह दूसरी मर्डर की वारदात है। अब इस डबल मर्डर के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं सुल्तानपुर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। तो सुल्तानपुर से पूरा मामला, जहां बीते 12 घंटे में डबल मर्डर की ये वारदात सामने आई है। सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से सुल्तानपुर में आज सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसके बाद इससे पहले भी हालांकि 12 घंटे पहले एक और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बीते 12 घंटे में ये दूसरा मर्डर का मामला, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल रिया, अगर यूपी के सुल्तानपुर की बात करें तो जिस तरह से 12 घंटे में डबल मर्डर हुआ, पहला मर्डर जो है दोस्तपुर थाना क्षेत्र में हुआ, तो दूसरा बल्दीराज थाना क्षेत्र में हुआ, और दोनों में गोली मारकर हत्या की गई है। इससे कहीं ना कहीं अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए टीमें गठित कर दिया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो टीमें लगी हुई है ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। और बात अगर करें जो है गोसाईसिंहपुर में जो वारदात हुई, बाइक सवार ने व्यापारी को जिस मामले में गोली मारी है, इस मामले में भाजपा नेता समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और इसकी ताम में जाए तो इसके पहले भी जो है कुछ घटना हुई थी। इस मामले में जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, उस पर कार्रवाई नहीं की थी, जिसको लेकर अब सवाल भी परजन खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बल्दीराय में हुई घटना ने कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर कर रख दिया है। और अगर 4 दिन की बात करें तो जो आंकड़ा है, 4 मर्डर हो चुके हैं सुल्तानपुर जिले में, जिसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक डाटा जारी करते हुए यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ योगी सरकार को बिल्कुल। और मोहम्मद आसिफ, सवाल बनते भी हैं क्योंकि बीते जैसे आपने बताया कि 4 मर्डर के मामले यहां पर सामने आए हैं। यही वजह है कि अब विपक्ष जो है हमलावर यहां पर नजर आ रहा है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर को लेकर, सुल्तानपुर के मामले को लेकर यह निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही है। अपराध के अमृतकाल के लिए बीजेपी जानी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जिस तरह से सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। यूपी में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही है, पीड़ितों को सुना नहीं जा रहा है। साथ ही दूसरी तरफ उन्होंने लिखा कि अपराध के अमृतकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल जाना जाएगा। तो ये ट्वीट आपको अखिलेश यादव का दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि जौनपुर में एक युवक की अपहरण के बाद हत्या हो जाती है, लखनऊ में एक युवती का अपहरण होता है, वहीं सुल्तानपुर में पुलिस वाले को
गोली मारी गई। तो ये 3 घटनाएं जिनका जिक्र अखिलेश यादव ने करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, जौनपुर का मामला हो, लखनऊ या फिर जिस तरह से सुल्तानपुर, इन तीनों ही मामलों को लेकर कहीं पर अपहरण तो कहीं पर हत्याकांड, इस मामले को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर, खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए रिया, जिस तरह से अगर यूपी की कानून व्यवस्था की जाए तो योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं और अपराध की रोकथाम के लिए डीजीपी और अन्य मातहतों के साथ बीसीबी किया करते हैं। हालांकि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है डीजीपी की तरफ से वह काफ़ी जो है कारगर भी साबित हो रहा है। जो अपराधी हैं उनको मुठभेड़ में पकड़ा जा रहा है, घायल किया जा रहा है और जो दुर्दांत अपराधी हैं वह एनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने एक एक्स पर पोस्ट डाली है जिसमें एक ब्रेकिंग के तौर पर जो है योगी सरकार को घेरने की कोशिश किया है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश की खबर अपराध से भरी है। जौनपुर में युवक के अपहरण के बाद हत्या मामले को कहा है और साथ ही साथ लखनऊ में युवती के अपहरण और सुल्तानपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा है कि पुलिस वालों को गोली लगी। तो यह जल्दबाजी है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, पुलिस वाले को नहीं बल्कि एक व्यापारी को गोली मारा गया था और इस मामले में पुलिस एक्शन मोड में भी आ गई है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने न्याय न मिलने पर विधानसभा के पास आत्मदाह का प्रयास करने के मामले को लेकर भी जोर शोर से मुद्दा उठाया है। लेकिन अगर बात करें रिया कानून व्यवस्था को लेकर तो इसके 2 पहलू नजर आ रहे हैं। पहला यह है कि अपराध हो रहे हैं, उसका खुलासा हो रहा है, अपराधी जेल जा रहे हैं। लेकिन सियासत की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी हमलावर हो जाते हैं। बिल्कुल, मंगेश यादव कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा था जिसके बल पर योगी सरकार यूपी में फिर से रिपीट हुई, इतिहास रचते हुए। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें जिसको लेकर बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीरता दिखाते आए हैं। आपने भी बोला कि बैठकें वो करते रहते हैं, मंथन चलता रहता है, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्या कारण कि यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपराधियों में डर नहीं है पुलिस का। दूसरा सवाल आपसे ये कि जिस तरह से आपने अभी मेंशन किया कि सुल्तानपुर की घटना में अखिलेश यादव ने गलत लिखा है, पुलिस वाले को नहीं व्यापारी को गोली लगी है, तो इसको किस तरह से देखें? अखिलेश यादव की जल्दबाजी या अपने फैक्ट चेक ना करके सीधा सिर्फ एक मुद्दा बनाना इन अपराधों की आपराधिक घटनाओं को और इन मुद्दों के जरिए योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना? देखिए रिया, जिस तरह से अगर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की बात करें तो तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो काफी बड़ी घटना हुई जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया। चाहे सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के यहाँ हुई डकैती मामले को लेकर यहाँ पर पुलिस ने रिकवरी भी किया, जो बदमाश थे मारे गए एनकाउंटर में और जो बचे खुचे थे उनको ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चलाकर पकड़ा गया, उनके पैर में गोली लगी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूपी में जो अपराध हो रहे हैं, दुर्दांत अपराध हो रहे हैं, नृशंस हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच पुलिस की कार्रवाई भी कहीं न कहीं देखने को मिलती है। जिस दुसाहस के साथ यूपी पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, पुलिस की मुठभेड़ होती है अपराधियों के बीच, जान जोखिम में डालकर यूपी पुलिस अपराधियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजती है। हालांकि अगर बात मनोबल की करें तो कहीं न कहीं यानी पुलिस अपनी तरफ से मुस्तैदी जरूर दिखाती है, लेकिन बावजूद उसके अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है, खौफ नहीं है, और यही वजह है कि विपक्ष अब इसको एक मुद्दा बना रहा है। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर में अपहरण और हत्याकांड की घटना को लेकर अखिलेश यादव जमकर योगी सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पोस्ट कर अखिलेश यादव ने न्याय की गुहार भी लगाई है, साथ ही
ये भी लिखा कि अपराध के अमृतकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जानी जाएगी। तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधों के खिलाफ या अपराधियों पर रोकथाम करने के लिए एक तरह से कमर कसे हुए हैं, गंभीर दिख रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं सुल्तानपुर से। संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या कुछ सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, क्योंकि बीते 12 घंटे की बात करें तो दूसरा मर्डर का मामला सामने आया है। निश्चित तौर पे सुल्तानपुर में इस समय अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें 28 अगस्त को ही एक बहुत बड़ी कांड यहाँ सुल्तानपुर में हुआ था, जहाँ पर व्यापारी के यहाँ दिन दहाड़े लूट हुई थी। करीब 5 लोगों ने व्यापारी के यहाँ घुस के दिन दहाड़े लूटपाट की थी और घटना को अंजाम दिया था। अभी खुलासे को 1 महीने भी नहीं बीते हैं, अपराधियों का हौसले इस कदर बुलंद है कि बीते 12 घंटे के अंदर 2 मर्डर हो जाता है। आपको बता दें पहला मर्डर बीती रात हुआ, जहाँ पर एक व्यवसायी जो कि फास्ट फूड का दुकान चलाता था, उसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और फरार हो गए। आपको बता दें पुलिस की कार्यशैली पे कई सवाल उठ रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं परिजन जो है वो भाजपा के कुछ नेता हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं और चौकी पर भी संदेह बता रहे हैं। वही दूसरा मामला आपको बताएं तो बल्दीराय थाना क्षेत्र का है, जहां पर 35 वर्षीय इच्छा यादव को भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर फरार हो गए। आपको बता दें लेकिन वजह क्या, सुल्तानपुर में अगर कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में नजर आ रही है तो आखिर क्या वजह, जिस कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की सीएम योगी आदित्यनाथ जगह जगह जिसका बखान करते हैं, आखिर क्या वजह कि यहाँ पर अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, डर नहीं है? निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रूप से सुचारू करने के लिए तमाम जिले के कप्तान आला अधिकारियों को निर्देशित किया है, लेकिन उसके वजह उसके बिहार पर भी आप देखिए कि अपराधी जो है उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि उनके मन में ये पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। लिहाजा इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और पुलिस को भी इस पर अंकुश लगाने और गश्त बढ़ाने की जरूरत है। निश्चित बिल्कुल यही वजह है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान इस दौरान उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेश जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मिली जीत के बाद कहा कि मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने पूरी की है। मुख्यमंत्री कौन होगा हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किससे चुनेगा या किसे चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा ये विधायक दल पर है। जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। देखिए इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है
उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता संजय राउत ने कहा कि दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। जहां से उन्होंने धारा 370 हटाई, वहां वो हार गए। हरियाणा में इंडी गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे, तो सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दांगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बलबूते पर जीतेंगे, तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज और चिराग पासवान ने चुनाव परिणाम आने के बाद क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। अब खड़गे साहब पता नहीं कहां से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। मुझे लगता है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोगों के ऊपर लगाता रहा है, हम लोगों के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है अलग अलग विषयों को लेकर, और खास तौर पर हरियाणा के मैं परिणाम। सबसे पहले तो मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को मैं बधाई देता हूं। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे लगता है इतनी विपरीत परिस्थिति में जिसमें किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं जेपी नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है, और सबसे बड़ी बात ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सबको एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।